मैंने उसकी आंखों में देखा और उसने भी उतनी ही गंभीरता से मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में सच्चाई और उत्साह था, डर की जरा भी झलक नहीं थी। मुझे समझ आ गया था कि यह आदमी अब मेरी नहीं सुनेगा। हम उठकर उस कुंड की ओर चल दिए। पानी जमीन पर पड़ी एक सपाट चट्टान की दरार से टपक रहा था। थोड़ी ढलान थी, जिससे पानी बहकर लगभग 3 फीट गहरे और 10 फीट चौड़े एक छोटे से तालाब में जमा हो जाता था। इसी तालाब से वर्षों से पिता और बेटी दोनों पानी भरते आए थे, जब से वे गुंजूर बंगले के केयरटेकर थे। तालाब से बाहर बहने वाला पानी जंगल की ओर फैल जाता था, पर धारा बनने लायक नहीं था, इसलिए मिट्टी में ही समा जाता था। लगातार नमी के कारण करीब 25 गज तक हरी भरी घास उग आई थी। इसके आगे फिर जंगल शुरू हो जाता था। आनंद स्वामी ने मुझे बताया कि जब वे पहली बार गुंजूर आया था, तब झाड़ियां तालाब तक फैली हुई थी और उसे ढक चुकी थी। अपनी बेटी की मदद से उसने लगभग 25 गज तक सारी झाड़ियां काट दी थी, इसलिए अब वहां सिर्फ घास ही उगती थी। अब समस्या ये थी कि हम छिपते कहाँ, जहां मचान बनाया जा सके। वह सबसे नजदीकी पेड़ भी 100 गज से ज्यादा दूर था। उतनी दूरी दो पुरानी सेल वाली टॉर्च की रोशनी से बिल्कुल कवर नहीं हो सकती थी। ऐसा लग रहा था कि नकली पुतले के पास बैठने की हमारी पूरी योजना बेकार होने वाली थी, क्योंकि छिपने की कोई ठीक जगह हमें नहीं मिल रही थी। मैंने केयरटेकर से पूछा कि क्या उसके पास कोई उपाय था। उसने बड़ी निराशा से कहा कि उसके पास कोई विचार नहीं था। अब एक बात बिल्कुल साफ थी, हमें जमीन पर ही कहीं बैठकर जितना हो सके खुद को छिपाना था, नहीं तो पूरी योजना छोड़नी पड़ती। जो बड़ा पेड़ पास में था, वह भी तालाब से बहुत दूर था और अनंत स्वामी की कमजोर टॉर्च की रोशनी वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। मैंने टॉर्च की जांच उसके गोदाम में ही कर ली थी और समझ गया था कि उसके सेल आधे खत्म हो चुके थे। हम दोनों बिना कुछ कहे लगभग 25 गज की घास वाली जमीन पार कर उस जगह तक पहुंचे जहां झाड़ियां शुरू होती थी। हमने कुछ बोला नहीं, लेकिन मानो हम दोनों ही मन ये तय कर चुके थे कि यही वह जगह है जहां अगर बैठना हुआ तो हमें बाघ के इंतजार में बैठना पड़ता। झाड़ियां बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी आम तौर पर जंगल में होती हैं। कांटेदार झाड़, लांटाना और दूसरी जंगली झाड़ियां सब एक दूसरे में उलझी हुई और बहुत घनी। कांटे इंसानों और जानवरों सभी को नापसंद होते हैं, क्योंकि जब झाड़ियां बहुत घनी हो जाती हैं तो आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और यदि इसकी एक अकेली टहनी भी आपके कपड़ों में अटक जाए तो वे आपको काफी देर तक रोक सकती है। अगर ये आपकी त्वचा से छू जाए तो कई नोकीले हुक जैसे कांटों पर अपनी थोड़ी सी चमड़ी छोड़ने के लिए तैयार रहना पड़ता है। जहां से ये झाड़ियां शुरू होती थी, वहां एक जगह सिर्फ वाटर बिट कांटों की एक बड़ी झाड़ी थी। इतनी बड़ी कि बिना चाकू के कोई आदमी उसके बीच से बिल्कुल नहीं निकल सकता था। कोई जानवर भी नहीं, सिवाय हाथी के। इसलिए उस समय मुझे ये झाड़ी बहुत अच्छी लगी। ऐसा लगा कि इसी ने हमारी समस्या हल कर दी थी। अनंत स्वामी से मैंने पूछा, क्या बंगले में वह दो लोहे की स्प्रिंग वाली चारपाइयां अभी भी थीं? हाँ दोहराई, वह बोला। फिर अचानक सवाल की अजीबियत समझाते हुए उसने कहा, अगर मालिक थक गए हों तो मैं बंगले का दरवाजा खोल देता हूँ। आप आराम से लेट कर सो सकते हैं साहब। मैंने बिना किसी सीधे संबंध के पूछा, क्या यहाँ तीसरी ऐसी कोई चारपाई भी है? मैंने उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी होती देखी और मुझे अपनी हंसी रोकनी पड़ी। उसके चेहरे पर उसके मन के विचार साफ लिखे थे। आखिर इस आदमी को तीसरी चारपाई क्यों चाहिए? दो तो हैं ही, और अकेले हैं तो एक पर ही सो सकते हैं। वह मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाया। मैंने फिर पूछा, अनंत स्वामी, क्या तीसरी ऐसी चारपाई उपलब्ध है? उसकी आंखें और भी फैल गई, लेकिन उसने खुद को अच्छी तरह संभाला। नहीं, उसने जवाब दिया, यहां तो हमेशा सिर्फ दो ही रही हैं। चलो अनंत स्वामी, मैंने कहा, और हम बंगले की ओर मुड़ गए। दरवाजा खोलो, मैं अंदर जाकर फर्नीचर देखना चाहता हूँ, मैंने कहा। लू लग गई है या फिर कोई पागलपन शुरू हो गया है? बेचारे दोरई, इतनी नाजुक घड़ी में ऐसा कैसे हो गया? उसने कहा। केयरटेकर के चेहरे पर उसके विचार साफ दिखाई दे रहे थे। इस बार मैं खुलकर हंस पड़ा। डरो मत अनंत स्वामी, मैंने समझाते हुए कहा। जब हम छोटे बंगले की ओर वापस लौट रहे थे, मैं पागल नहीं हो रहा। मेरे दिमाग में यह आया कि जहां वह वाटर बिट कांटों वाली झाड़ी है, वहीं तुम्हारे और मेरे बैठने के लिए एक तरह का पिंजरा बना लेते हैं।
दोनों चारपाइयों को उनके लंबे किनारों पर खड़ा कर देंगे। ये हमारे लिए दीवार जैसा काम करेंगी। बीच में जो स्प्रिंग है, उनमें हम वही कांटेदार झाड़ियां और बेलें बुन देंगे जिन्हें तुम्हें काटना पड़ेगा। सामने की तरफ खुला रहेगा, क्योंकि उस दिशा में हम पुतले को बिठाएंगे। लेकिन एक दिक्कत है आनंद स्वामी, और वह बहुत बड़ी है। हमें कोई तीसरी चीज, कोई और फर्नीचर ढूंढना पड़ेगा जो तीसरी तरफ दीवार का काम करे, क्योंकि हम एक ही दिशा में देख सकते हैं, दो में नहीं। मेरे दोस्त, मत भूलना कि इन दिनों रातें बहुत अंधेरी होती हैं, बहुत ज्यादा अंधेरी, और तुम्हारी टॉर्च भी ठीक हालत में नहीं है। मेरी योजना को समझने में उसे काफी समय लगा। हम चलते चलते बातें कर रहे थे, और जब आखिरकार उसे बात समझ में आई, तो उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। वह अचानक रुक गया, कमर के बल दोहरा हो गया, अपनी जांघों पर दोनों हथेलियों से थप्पड़ मारा और जोर जोर से हंसते ही चला गया। बाय कृष्णा, वह हंसते हुए बोला, मैंने कभी ऐसी योजना नहीं सुनी। हम दो बिस्तरों और थोड़े से फर्नीचर से एक पिंजरा बनाएंगे, और उसके अंदर बैठकर बाघ का इंतजार करेंगे, और बिस्तरों को वाटर बेड कांटों से ढका जाएगा। दोराई, मैं इस योजना को अपने बच्चों को बताऊंगा, और उनके बच्चों को भी, कसम खाता हूं, उसने कहा। बेचारा आनंद स्वामी, वह भूल गया कि उसके कोई बच्चे नहीं थे। बाघ ने उसकी आखिरी बची हुई संतान को मार दिया था। और ये तो छोड़िए, उसके पास पत्नी भी नहीं थी, तो वह अपनी बात पूरी कैसे करता। उसने बंगले का दरवाजा खोला और हम अंदर गए। दोनों लोहे की स्प्रिंग वाली चारपाइयां वहीं थी, हर कमरे में एक। बाकी फर्नीचर में एक बड़ा ड्रेसिंग टेबल, दो छोटे टेबल, दो और ड्रेसिंग टेबल, और दूसरे में एक काफी बड़ी अलमारी। हर बंगले में मिलने वाली साधारण आर्मचेयर और लगभग आधा दर्जन लकड़ी की सीट वाली पुरानी कुर्सियां थी। बाथरूम में एक पुराना जिंक का टब था, एक पीतल का वॉश बेसिन लोहे के स्टैंड पर रखा था, और एक तौलिया टांगने का रैक था। कमोड नहीं थे। उस काम के लिए बाहर मिट्टी की दीवारों वाले शौचालय में जाना पड़ता था, जहां जमीन में गड्ढा था और उसके ऊपर दो पत्थर रखे थे। इस तरह सारा फर्नीचर देखकर मेरा मन बैठ गया। अलमारी बहुत भारी थी, और हम दोनों मिलकर भी उसे एक फरलोंग दूर उस कुंड तक नहीं ले जा सकते थे। छोटे टेबल बहुत छोटे थे, इसलिए तीसरी दीवार बनाने के लिए हमारे पास दो ही विकल्प बचे, ड्रेसिंग टेबल या आर्म चेयर। डाइनिंग टेबल ज्यादा मजबूत और सुरक्षित था, लेकिन समस्या ये थी कि उसे करवट पर रखने पर उसके सपाट हिस्से को कांटों या पत्तों से आसानी से ढका नहीं जा सकता था। वह एक बहुत ध्यान खींचने वाली चीज बन जाती, जो न सिर्फ बाघ को शक में डाल देती, बल्कि शायद उसे पूरी तरह से डराकर भगा भी देती। लेकिन आर्म चेयर का आकार ऐसा था जिसे थोड़ी सी छुपावट देकर ढका जा सकता था। हम आर्म चेयर लेंगे, मैंने कहा, और इसकी वजह भी अनंत स्वामी को समझा दी। मैंने अपनी घड़ी देखी, समय था 12:25। अगर तुम्हारी रागी के लड्डू तैयार हैं अनंत स्वामी, तो हम उसे खा लेते हैं। फिर हमें काम शुरू करना होगा। हमारे पास बहुत सारा काम है। मैंने आधा रागी का लड्डू खाया, बस उतना ही खा पाया। बेस्वाद चीज को निगलना भी मुश्किल था। बार बार पानी के घूंट लेने से ही मैं इसे खा सका। लेकिन अनंत स्वामी ने दो खा लिए। फिर उसने एक डेगची में पानी रखा और उसे बुझती आग पर छोड़ दिया, ताकि लौटने पर चाय बना सके। हमें तब चाय की जरूरत जरूर पड़ती, क्योंकि उस वक्त हम बहुत थक चुके होते। आनंद स्वामी अपनी कुल्हाड़ी लाया और मुझे भी एक औजार दिया। हम वापस कुंड की तरफ गए, और पूरा मन लगाकर हमने काम करना शुरू किया। सबसे पहले हमने वाटर बिट कांटों वाली झाड़ी को काटा। इसमें हमें बहुत खरोंचें आईं, और मेहनत के कारण हम पसीने से लथपथ हो गए। फिर हम लगभग 200 गज दूर गए, और उसी तरह की झाड़ियां काटी जैसी हमारे बैठने की जगह पर उग रही थीं। लैंटना और दूसरी झाड़ियां, लेकिन वाटर बिट कांटे नहीं। हम इन झाड़ियों को उठाकर वापस लाए। उन्हें घसीटना सही नहीं था, इससे जमीन पर निशान पड़ जाते और बाघ शक कर सकता था। जब तक हम सारी जरूरी झाड़ियां और पत्ते इकट्ठा कर चुके, तब तक 2 बज चुके थे। इसके बाद हम बंगले लौटे, और वहां से दोनों बिस्तरों को एक एक करके उठाकर चुनी गई जगह पर ले आए। पीछे वाला हिस्सा हमारे बचाव का सबसे कमजोर हिस्सा होने वाला था। वहां हमने एक चारपाई को उसके लंबे किनारे पर खड़ा करके उसे रखा, उसके पायों को बाहर की ओर रखते हुए। दूसरी चारपाई को पहली के बिल्कुल 90 डिग्री पर उसके लंबे किनारे पर खड़ा किया गया, उसके पायों को भी बाहर की ओर रखते हुए। फिर हम बंगले में लौटे और आर्म चेयर उठाकर लाए, उसे भी उसके किनारे पर रखकर तीसरी तरफ लगा दिया।
ये तीसरी दीवार बनी जो बंगले की ओर वाला हिस्सा था। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ये तीनों में से सबसे कमजोर अवरोध था और इस दिशा से बाघ के आने की संभावना सबसे कम थी, क्योंकि वह बंगले की तरफ से आने की हिम्मत नहीं करता। हमारे चौकोर पिंजरे का चौथा हिस्सा पूरी तरह से खुला था। यही हिस्सा तालाब के सामने घास वाले मैदान की ओर था, जहां हम अपना नकली पुतला रखने वाले थे। अब शुरू हुआ सबसे कठिन काम। वाटर बिट कांटों की शाखाओं और बेलों को दोनों बिस्तरों की स्प्रिंग में और आम चेयर के पायों व उसके बेंट वाले हिस्से में पिरोना। फर्नीचर की तीनों हिस्सों को बाहर से पूरी तरह छिपाने के लिए हमने वे झाड़ियां भी इस्तेमाल की जिन्हें हम 200 गज दूर से काट कर लाए थे। जल्द ही ये साफ हो गया था कि हमारे पास इस काम को ठीक तरह से करने के लिए पर्याप्त झाड़ियां और घास फूस नहीं थी। हमें काफी बार वापस जाना पड़ा और तब जाकर किसी तरह थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा हुआ। लगभग 4 बजे तक हमारा काम पूरा हो गया था। दूर से और अलग अलग दिशाओं से देखने पर हमारी बनाई हुई झाड़ी लगभग वैसी ही लग रही थी जैसी कुछ घंटे पहले वहां उगी हुई असली झाड़ियां थी। लेकिन मैं इससे खुश नहीं था। मुझे लगा कि इतनी कमजोर और साफ साफ दिखने वाली नकली झाड़ियों से एक सतर्क बाघ को धोखा देना सिर्फ हमारी कल्पना ही हो सकती थी। हमारी एकमात्र उम्मीद ये थी कि हम पुतले को इतना असली दिखने जैसा बना दे कि बाघ का ध्यान उसी पर जाए और वह हमारी तरफ ज्यादा ध्यान ना दे। सफलता काफी हद तक इस बात पर भी निर्भर थी कि बाघ किस दिशा से आता। अगर वह किसी साइड से आया तो शायद उसे हमारा छिपने का स्थान न दिखे, लेकिन वह अगर सामने से आया तो हमारा ठिकाना उसे साफ दिखाई देता था। और अगर वह पीछे से आता और हमें देख लेता तो फिर क्या। खैर, हमें ज्यादा देर तक शक में नहीं रहना पड़ा। या तो वह डर कर चुपचाप वापस चला जाता या फिर हमला कर देता। दोनों में संभावना 50-50% की थी। हमें जल्दी करनी थी और पुतला बनाना था। समय बहुत कम बचा था। वापस अनंत स्वामी के छोटे से कमरे में पहुंचकर हमने उसकी पेटियां, उसका बिस्तर और जो भी सामान था सब उलट पुलट कर देखा। हमारे पास न समय था और हमें जल्दी ही एक पुतले को बनाना था। उसका पुराना गंदा तकिया जो उसके बालों के तेल से काला पड़ चुका था, पुतले का शरीर उससे बनाया गया। मैंने उसके दोनों तरफ छेद किए जिससे वह काफी परेशान हुआ और उनमें एक बांस डाल दिया। दोनों ओर से निकले हुए बांस के डंडों से हमने पुतले के हाथ बनाए। तकिए के सिरे पर एक और छोटा बांस का डंडा लगाया गया जिसमें एक छोटे मिट्टी के बर्तन का घेरा फिट किया गया। यही पुतले का सिर बना। पैरों के लिए बांस नहीं थे, इसलिए पुतले को ऐसे दिखाना था मानो वह तालाब के पास बैठकर पानी भर रहा हो, जो कि इंसान की एक सामान्य स्थिति भी है। तकिए को चौकीदार की पुरानी फटी हुई कमीज पहना दी गई जिसकी बाहों से बांस के हाथ निकल रहे थे। उसके ऊपर एक सफेद कोट डाल दिया ताकि पुतला दूर से भी आसानी से दिखाई दे। मिट्टी के बर्तन के चारों ओर एक तरह की पगड़ी बांध दी गई। ये सबसे आसान काम था, लेकिन पुतले को बैठी हुई स्थिति में कैसे खड़ा रखे। मैं घबरा कर चारों ओर देखने लगा। तभी मुझे एक विचार आया और मैं तुरंत बाथरूम में भागा। वहां से मैंने तौलिया टांगने वाली लकड़ी की पट्टी निकाल ली, तकिए के नीचे एक आखिरी छेद किया और तौलिया रैक की उस लकड़ी की पट्टी को कपास के बीच से, हाथों वाले बांस के डंडों के पास से और मिट्टी के बर्तन वाले सिर के नीचे से निकाल दिया ताकि अंदर लगा बांस और मजबूत हो जाए। इससे एक काफी अच्छा और मजबूत गला बन गया था। अब बस ये करना था कि लकड़ी की पट्टी का दूसरा सिरा मिट्टी में मजबूती से गाड़ दिया जाए। लेकिन शाम के 5 बज चुके थे। खाने का समय नहीं बचा था। वैसे भी कौन दोबारा रागी के गोले खाना चाहता था। चाय के लिए भी समय बचा नहीं था। ये तो सचमुच दुख की बात थी। जल्दी में हम चाय का ख्याल ही भूल गए और पानी फिर से ठंडा हो गया था। कुल्हाड़ी और दूसरी बड़ी छुरी ले आओ, आनंद स्वामी से मैंने कहा। एक गरम कोट भी पहन लेना। टॉर्च मत भूलना और 2 पानी के घड़े भी ले आना ताकि लगे कि पुतला पानी भर रहा है। जल्दी करो जल्दी मेरे दोस्त, मैंने अनंत स्वामी से कहा। हम तेजी से फिर तालाब की तरफ लौटे। किनारे पर पहुंचकर चौकीदार ने बड़े चाकू से जमीन में एक गड्ढा खोदा। मैंने पुतले की रीढ़ को उस गड्ढे में मजबूती से गाड़ दिया और मिट्टी को फिर से दबा दिया। हमने 2 पानी के घड़े पुतले के दोनों ओर रख दिए और अब पुतला तालाब के पास बैठा हुआ लग रहा था। हमने दिल से उम्मीद की कि एक भूखे नरभक्षी बाघ की नजर में ये सच में पानी भरते हुए इंसान जैसा दिखाई दे, लेकिन मुझे तो ये केवल एक मजाकिया सा ढेर ही लगता था।
एक बार फिर चारों ओर नजर घुमाई कि सब ठीक ठाक हो, और फिर सामने से घूमकर हम अपने किले में धीरे धीरे घुस गए। हम बैठ गए, केयरटेकर मेरी दाई तरफ और मैं आर्म चेयर के पास था। मेरा उसके दाई तरफ होना जरूरी था, क्योंकि बाघ आने पर उसे टॉर्च जलानी थी। अगर मैं मेरे बाई ओर बैठता तो राइफल की साइट ठीक करने के लिए रोशनी बहुत दूर होती, क्योंकि मैं दाएं कंधे से गोली चलाता हूँ। शाम के 5:30 बजने में 3 मिनट बाकी थे, और मैं जानता था कि हमें कम से कम 1 घंटा पहले अपनी जगह पर होना चाहिए था। हम पूर्व दिशा की ओर मुंह किए बैठे थे, और सूरज हमारे पीछे पहाड़ियों के पीछे ढल चुका था। मैंने जल्दी जल्दी फुसफुसाते हुए आनंद स्वामी को अंतिम निर्देश दिए। कभी भी अपना सिर, हाथ या पैर मत हिलाना। अगर मच्छर काटे तो उन्हें फूंक मारकर हटाना। थप्पड़ मत मारना। कुछ सुनाई दे या दिखाई दे तो अपने बाएं घुटने से मुझे हल्के से छू कर बताना। किसी भी हालत में फुसफुसाना भी मत। अगर बाघ आया तो मैं तुम्हें 2 बार धक्का दूंगा, वही मेरा संकेत होगा। ये सब मैंने उससे कहा। जब बाघ पुतले पर झपटेगा और पंजों के नीचे मांस खून ना पाएगा तो शायद वह गुर्राएगा। तब टॉर्च जलाना और रोशनी सीधे बाघ पर टिकाए रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। याद रखना, टॉर्च डगमगानी नहीं चाहिए, न ही बुझनी चाहिए। अगर तुमने ऐसा किया तो हम मारे जाएंगे, क्योंकि अंधेरे में मैं नहीं देख सकता, लेकिन बाघ जरूर देख सकता है। उसका जवाब भरोसे देने वाला था। डरिए मत दोराई, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। राजम्मा की कसम। राजम्मा उसकी बेटी का नाम था। उसके बाद हम दोनों ने कोई बात नहीं की। हरे और लाल रंग के एक वुडपेकर ने हमारे पीछे जंगल में एक पेड़ के तने पर अपनी मजबूत चोंच से टक टक करना शुरू कर दिया। फिर झाड़ियों में रहने वाला झगड़ालू छोटा स्पर फाउल बहस करने लगा। जंगल में हमेशा की तरह शाम बहुत जल्दी ढलने लगी। एक पल पहले तक दिन का उजाला था, फिर सामने का जंगल धुंधला धुएं जैसा बैंगनी नजर आने लगा। कुछ ही पलों में अंधेरा बढ़ने लगा और साफ साफ देख पाना मुश्किल होने लगा। दिन भर की चिड़ियों की आखिरी पुकार दूर किसी ऊंचे पेड़ पर बैठे मोर की तरफ से आई। वह रो रहा था, और उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी, मानो ये जताने के लिए कि अब मोर के सक्रिय रहने का समय खत्म हो गया था। तभी रात की एक चिड़िया ने जवाब दिया। वह भूरे नरम पंखों के गुच्छे जैसी लगती हुई मेरे सामने की लंबी घास में फड़फड़ाते हुए उतर गई। मेरे छोटे दोस्त नाइट जार फिर से उड़ान में सक्रिय थे। एक पल बाद पूरी तरह रात हो चुकी थी। अब आसमान में तारे तेजी से चमक रहे थे। आसमान बिल्कुल बादलों से मुक्त था। जंगल में कुछ चमकते रत्न इधर उधर उड़ते दिख रहे थे, कभी यहाँ तो कभी वहां, जो पल भर में गायब होकर फिर उभर आते थे। ये थे जुगनू। हम दोनों बिल्कुल स्थिर बैठे थे। धीरे धीरे मच्छरों ने आना शुरू किया, भिनभिनाते हुए। एक एक कर वे मुझे काटते रहे, चेहरा, गर्दन, हाथ, जहां भी उन्हें मेरी त्वचा मिली। मैंने हल्के से अपने चेहरे पर फूंक मारी और सिर या हाथ हिलाने की कोशिश की। खुशकिस्मती से मेरी पैंट, मोजे और जूते मेरे पैरों को बचाए हुए थे। मैंने अपने साथी की भी फूंक मारने की आवाज सुनी। जैसे मैंने उसे बताया था, उसने वैसा ही किया। ये सब बहुत असुविधाजनक और कष्टदायक था, लेकिन खतरनाक नहीं, क्योंकि ये मलेरिया फैलाने वाले मच्छर नहीं थे। मलेरिया वाला मच्छर जब काटता है तो लगभग उल्टा खड़ा होकर अपनी पूंछ ऊपर उठाता है, और उसके काटने का दर्द महसूस नहीं होता। मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा। समय लगभग 8:30 बजे रात का था। हमारे सामने अभी कई घंटे बाकी थे। रात के 10 बजे थे और सब कुछ बहुत ही अजीब तरह से शांत था। ऐसा लग रहा था मानो बाहर अंधेरे में कोई जीवित प्राणी ही ना हो। लेकिन हम दोनों जानते थे कि सबसे खतरनाक प्राणी वहीं कहीं अंधेरे में छुपा बैठा था। एक आदमखोर जिसने कई लोगों की जान ले ली थी। लेकिन क्या यह सन्नाटा इस वजह से था कि वह कहीं और चला गया था? क्या इसी कारण हमें किसी डरे हुए हिरण की चेतावनी भरी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी? ये विचार ही मन को उदास और निराश कर देने वाला था। जैसे ही यह नकारात्मक ख्याल आने लगा, तभी मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, या यूं कहूं कि एक अलग तरह की पुकार, जिसे मैंने बहुत समय से नहीं सुना था और जो जंगल में हमेशा सुनने को नहीं मिलती। ये अनमिस्टेकेबली एकाकी सियार, यानी एक लोन जैकल की आवाज थी। ये रहस्यमयी सियार, जिसके बारे में जंगल के लोग कहते हैं कि वह किसी बाघ या तेंदुए के साथ साझेदारी करता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वह शिकारी को बिना गलती किए सीधे शिकार तक ले जाता है। बदले में
बड़े शिकारी के खाना खा लेने के बाद वह आराम से हड्डियां कुतर सकता है और कोई उसे रोकता नहीं। सियार हर मिनट के साथ और करीब आता जा रहा था, और तेजी से भी, क्योंकि हर पुकार पहले से ज्यादा साफ और ऊंची सुनाई दे रही थी। मैंने उस अजीब अफवाह के बाकी हिस्से के बारे में सोचा कि एक बार जब यह अकेला सियार किसी व्यक्ति का पता लगा ले और शिकार शुरू हो जाए, तो फिर कोई भी उसके और बाघ के इस खौफनाक और शैतान गठजोड़ से बच नहीं सकता। मैं एकदम से कांप उठा। उसी समय मुझे महसूस हुआ कि अनंत स्वामी का बायां घुटना मेरी दाहिनी जांघ पर जोर से दब रहा था। उसका घुटना बुरी तरह कांप रहा था। मैं घुप अंधेरे में घूरने लगा, अपने कानों को जरा सी आवाज पकड़ने के लिए तन दिया, लेकिन उस डरावनी पुकार, जो और जोर से गूंज रही थी, के अलावा मुझे कुछ दिखाई या सुनाई नहीं दे रहा था। क्या मेरे साथी ने कुछ देखा था या सुना था? क्या वह मुझे अकेले सियार के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था? निश्चित ही वह इस अजीब कहानी को जानता था। शायद उसे पता नहीं था कि मैं भी इसे जानता था। हो सकता था कि वह मुझे सतर्क रहने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि मैंने उसे सख्ती से कहा था कि किसी भी हालत में बोलना या फुसफुसाना नहीं। मैंने जोर देकर अपने मन को उस अफवाह से हटाया, चाहे वे सच हो या झूठ, अंधविश्वास हो या नहीं। मेरे सामने अब सिर्फ एक सच्चाई थी। एक सियार अजीब अंदाज में पुकार रहा था, बिल्कुल अपने सामान्य तरीके से नहीं। वह हर सेकंड करीब आ रहा था और बहुत जल्द हमारे पास होता। फिर से, और इस बार बहुत ही पास से, वह विचित्र पुकार सुनाई दी। उसके बाद वह अजीब पुकार दोबारा नहीं आई। सिर्फ सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसे महसूस किया जा सकता था, भारी, दबाव डालने वाला, बिल्कुल ठोस सन्नाटा। अनंत स्वामी जोर जोर से कांप रहा था। उसका घुटना लगातार मेरी जांग से टकरा रहा था। उसका पूरा शरीर, जो मेरे दाहिने हाथ और बाजू के साथ सटा हुआ था, ठंड लगने से हिल रहा था। मैं उसकी सांसों को सुन सकता था, तेज, टूटी हुई, हांफती हुई सांसें। मैंने अपना बायां हाथ धीरे से उसके घुटने पर नरमी से रखा, फिर हल्के से थपथपाया ताकि उसे शांत कर सकूं। मैं नहीं चाहता था कि कई साल पहले क्लोजपेट में हुआ वह पुराना अनुभव दोबारा हो जाए। वह जगह बैंगलोर से सिर्फ 30 मील दूर थी। वह घटना उस समय थोड़ी मजेदार थी, क्योंकि उसमें खास खतरा नहीं था। लेकिन इस बार इन परिस्थितियों में वैसी कोई भी घटना बिल्कुल मजेदार नहीं होती, बल्कि हो सकता था कि ये हमारे जीवन की आखिरी घटना साबित हो, चाहे मेरे लिए हो या केयर टेकर के लिए। एक बार एक परिचित, जो संयोग से काफी मशहूर महिला थी, मेरे पास आई और बोली कि उन्हें एक तेंदुए का शिकार करना है। हम कार से क्लोजपेट गए, जहां हमने चारे के रूप में 2 गधों को बांधने की व्यवस्था की थी। 2 दिन बाद खबर मिली कि उनमें से एक गधा मारा गया था। हम तुरंत वहां पहुंचे और देखा कि गधे को ठीक तरह से बांधा नहीं गया था। इसलिए तेंदुए ने उसे मारने के बाद पेड़ के नीचे से घसीटकर झाड़ियों वाले उस तान तक ले गया, जहां आसपास कोई पेड़ नहीं था। अब हमारे सामने 2 ही रास्ते थे, या तो जमीन पर बैठकर तेंदुए के लौटने का इंतजार करें, या फिर बिना कुछ किए बैंगलोर वापस चले जाएं। मेरी परिचित ने उत्साह से कहा कि मैं जहां भी बैठने को कहूं, आप वहां बैठने को तैयार रहना। उस दिन शिकारी थंगावेलु और उसके भाई ने वाकई कमाल कर दिया। उन्होंने इतनी बेहतरीन मचान बनाई कि तेंदुआ जब वापस आया, तो उसे जरा भी शक नहीं हुआ कि हम अंदर छिपे हुए थे। और उधर हमें भी काफी देर तक यह एहसास नहीं हुआ कि तेंदुआ बाहर आ चुका था। उस रात भी गहरा अंधेरा था और चांद नहीं निकला था। उस घने लेकिन बेहद कारगर छिपने के ठिकाने में हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं देख पा रहे थे। कुछ देर बाद मुझे एक हल्की सी आवाज सुनाई देने लगी। ये आवाज झाड़ी के दूसरी तरफ से आ रही थी, मेरी मित्र की बाई ओर से, जो मेरे बाई तरफ बैठी थी, जैसे कोई खुरदुरी चीज किसी मुलायम चीज पर रगड़ खा रही हो। क्या हो सकता था ये? सांप? नहीं, सांप लंबे समय तक सरसराहट करेगा। झाड़ी में रहने वाले छोटे चूहे? ना, वे लंटाना की झाड़ियों में दौड़ते हैं, तो उनकी आवाज रुक रुक कर झटकों जैसी आती है। दीमक? सूखे पत्ते और लकड़ी खाते हुए? नहीं, उनकी आवाज तो पेड़ों की पत्तियों पर गिरती बहुत हल्की बारिश जैसी होती है। क्या ये कोई इलियां या रात में निकलने वाले भृंग हो सकते हैं? नहीं, इलियां खाते समय आवाज नहीं करती, कम से कम इंसान के कान तक पहुंचने लायक तो बिल्कुल नहीं। लेकिन ये कुछ और ही था। आवाज आती, फिर ठहराव, कुछ सेकंड की खामोशी और फिर वही आवाज। आखिर ये हो क्या सकता था? अचानक समझ में आया, ये तेंदुआ था, जो अपनी खुरदुरी जीभ से खुद को चाट रहा था, और वह हमारी मचान के बिल्कुल बाहर बैठा था। सबसे हैरानी की बात, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हम
उससे 2 फीट से भी कम दूरी पर चुपचाप बैठे हुए थे। मुझे याद है, मैंने अपनी दोस्त को कोनी मारी, उसका हाथ दबाया, अपनी तर्जनी उंगली उसकी आंखों के पास ले जाकर आवाज की दिशा में इशारा किया, लेकिन जाहिर है उसे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मेरे दिमाग में एक और तरीका आया। मैं फुसफुसा नहीं सकता था, क्योंकि तेंदुआ सुन लेता। तो मैंने अपने बाएं हाथ से उसका हाथ पकड़ा, उसकी उंगलियों को ढीला किया और उसकी हथेली को ऊपर की ओर पलट दिया, सिर्फ छू कर महसूस करते हुए। मुझे आज भी सोचकर हंसी आती है कि वह उस पल क्या सोच रही होगी, कि आखिर मेरे साथ अचानक क्या हो गया था और अब मैं क्या करने वाला था। लेकिन मैंने उसे ज्यादा देर उलझन में नहीं रखा। मैंने अपनी दाएं हाथ की तर्जनी उंगली से उसकी हथेली पर अंग्रेजी के बड़े अक्षर लिखने शुरू किए। पहले पी, फिर ए, फिर एन, फिर टी और फिर एच। उस क्षण उसे सब समझ आ गया और वह इतनी गंभीरता और फुर्ती से प्रतिक्रिया की कि मैंने किसी इंसान को इतनी तेजी से बैठी हालत से खड़े होते हुए कभी नहीं देखा। वह सचमुच बिजली की तरह उछली, मेरे ऊपर उलझ कर गिरी और मेरी पीठ के पीछे की झाड़ियों में सिर के बल जा गिरी और जाते जाते अपने जूते से मेरे चेहरे पर एक जोरदार लात भी मार गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अभी बहुत कुछ होना बाकी था। तेंदुए ने भी वही कारनामा दोहराया, और काफी शानदार ढंग से। उसने अचानक अपने बगल से किसी ऐसी चीज को उछलते सुना जो शायद उसके लिए शैतान खुद ही रही होगी। डर के मारे वह भी उछला, हवा में पलटी खाई और आकर हमारी मचान की बाई दीवार पर गिरा, ठीक वहां जहां मेरी साथी एक पल पहले बैठी थी। ये समझते हुए कि वह बुरी तरह डर गया था और डर के मारे पंजे और दांत से हमला कर सकता था, मैंने भी मनोरंजन का भय समापन करते हुए पीछे की ओर जोरदार छलांग लगाई और उलट कर गिर पड़ा। खैर, वह घटना बहुत अच्छी और सुरक्षित तरीके से खत्म हुई। हम दोनों फिर से संभल गए, बिना एक दूसरे या तेंदुए के ज्यादा करीब आए, और तेंदुआ भी इतना शिष्ट निकला कि वह चुपचाप वहां से गायब हो गया।